हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है। मैं आज हिस्ट्री से स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें हम प्री हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और अभी स्पेशली जो बीएड का एंट्रेंस होने वाला है उसमें ये टॉपिक तो आता ही आता है। तो प्री हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्री हिस्ट्री क्या है। प्रागैतिहासिक काल इसको बोला जाता है। एक ऐसा काल जिसका कोई भी लिखित प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। पूरे विश्व में कहीं पर भी प्रागैतिहासिक काल का लिखित प्रमाण नहीं है। इसीलिए इसको किस में रखा गया है? प्री हिस्ट्री में रखा गया है, जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। अत्यंत प्राचीन काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, जिसके कहीं भी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चन किए जाते हैं क्योंकि इसमें जो पुरातात्विक स्रोत हैं ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अलग अलग प्रकार के पुरातात्विक स्रोत, तो इन सभी के बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देख लेते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व क्या है। अब प्राचीन भारतीय इतिहास क्या है? देखिए, हर देश का एक ना एक इतिहास होता है और अपने देश के इतिहास के बारे में जानना समझना ज़रूरी भी है, एक नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है और ज़्यादातर परीक्षाओं में ये सवाल किए भी जाते हैं। इसीलिए भी आवश्यक है कि हम अपने देश के इतिहास के बारे में जानें और समझें। तो प्राचीन भारत क्या है? एंशियंट इंडिया के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना, इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारी जितने भी हमारे कल्चर हैं, जितनी भी हमारी संस्कृतियां हैं, हमारे जो धर्म है, हमारा काम करने का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं पुरानी बातों से प्रभावित है। जो पुराने समय में जो कार्य किए जाते थे उससे ये सारी चीज़ें प्रभावित हैं। तो यही इसका बेसिकली महत्व भी है, इसकी महत्ता भी है, इसकी इम्पोर्टेंस भी है। जैसे इसमें जो संस्कृति के बारे में बताया जाता है, सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर सभ्यता में हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। कृषि किस प्रकार से की जाती थी, कताई, बुनाई करना, कताई करना, कपड़े से जुड़ा हुआ काम, कौशल विकास का काम, कला की उत्पत्ति, लोगों की भोजन, पोशाक और उसमें परिवर्तन कैसे आए, जंगलों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, इसको साफ क्यों किया गया, राजाओं की, उनके धर्म, उनके धार्मिक व्यवहार के बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में। फिर आ जाता है भाषा और साहित्य के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसके स्रोत क्या क्या हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के? तो इसको सबसे पहले तो पुरातात्विक स्रोत के द्वारा पता लगाया जाता है। पुरातात्विक स्रोत मीन्स जहाँ पर हम सर्वे के माध्यम से, किसी भी जगह का सर्वे करके हम उसके माध्यम से जानकारी एकत्रित करते हैं। इसमें क्या है कि कहीं पर भी हमें कोई भी लिखित प्रमाण इसका नहीं मिल रहा। हम जो भी जानकारी हासिल कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? हम किसी जगह पर जाते हैं, वहाँ का सर्वेक्षण करते हैं और वहाँ जो भी हमें जानकारियाँ मिलती हैं उनको हम लिखते जाते हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत मीन्स लिटरेरी वर्क जो भी हैं। पुराने समय में भी साहित्य वगैरह लिखे जाते थे। आज के समय में हम जितने भी साहित्य पढ़ते हैं वो सारे पुराने समय से ही प्रेरित हैं। इसके बाद तीसरा आ जाता है विदेशी यात्राएं। बहुत सारे भारत में ऐसे लोग आए जिन्होंने भारत का भ्रमण किया, भारत में आए और उन्होंने हमारे देश के बारे में लिखा। तो ये 3 स्रोत हो जाएंगे, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत देख लेते हैं। आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे, पुरातात्विक स्रोत को, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को ही कवर करेंगे। पुरातात्विक स्रोत, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, पुरातात्विक स्रोत क्या है? किसी जगह पर जाकर के वहाँ की चीज़ों को एकत्रित करके उसके ऊपर स्टडी करना, ये पुरातात्विक स्रोत है। जैसे कि अभिलेख यहाँ पर दिया गया है, एग्जाम्पल में देखिए, अभिलेख दिया गया है, सिक्के दिए गए हैं, स्मारक दिए गए हैं। अभिलेख है, सिक्के हैं, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, इन सभी के माध्यम से पुरातात्विक जानकारी एकत्रित की जाती है। ये साधन विश्वसनीय इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये मिलते हैं हमें, इनके बारे में कहीं से हमने रिटन रिकॉर्ड हासिल नहीं किया।
देखिए रिटन रिकॉर्ड जो हमें मिलता है उस पर एक बार को संशय हो भी सकता है, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कहीं से सर्वेक्षण के द्वारा मिल रही है उस पर हम कभी भी कोई संशय नहीं कर सकते, कोई भी शक नहीं कर सकते उस पर। उसके बाद आगे देखते हैं कि अब यहाँ पर देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत कहाँ कहाँ मतलब कैसे कैसे हमें प्राप्त होते हैं। अभिलेखों के द्वारा, अभिलेखों के जरिए, सिक्कों के माध्यम से, सिक्के, मुद्राएं जो चलाई जाती थी, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों की उपयोगिता हमेशा से ही रही है, भवन निर्माण, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। अभिलेख क्या है? कहीं भी स्तंभों पर, दीवारों पर, ये सब क्या है? ये सारे अभिलेख कहलाते हैं। ताम्रपत्र भी प्राप्त होते हैं कई सारे पुराने, वो भी अभिलेख में ही आते हैं। इनका अध्ययन करने के लिए, क्योंकि ये आजकल की भाषाओं में नहीं थे, कुछ हैं मिलते जुलते हैं, जैसे कि संस्कृत भाषा है, पाली भाषा है, या फिर जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, इनके बारे में तो हम आसानी से इनको पढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर हम बहुत प्राचीन भाषाओं के बारे में देखें तो भाषाएं जो अलग अलग हुआ करती थी तो उनको मतलब ट्रांसलेट किया गया अपनी हमारी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, जिसमें हम उसको समझ सकें। अभिलेख हमें किस किस पर मिलते हैं? पत्थरों पर गड़े हुए मिलते हैं, स्तंभों पर मिलते हैं, धातु की पट्टियों पर मिलते हैं, मिट्टी के वस्तुओं पर मिलते हैं, उकेरे हुए प्राप्त होते हैं। ये मतलब उकेरा जाता है इनको किसी भी प्रकार से, जैसे आज के समय में कोई नक्काशी वगैरह की जाती है, आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, जैसे ताजमहल गए आप घूमने के लिए, तो वहाँ पर आप ताजमहल के अंदर जाकर के मकबरे की आप दीवारों पर देखेंगे तो बहुत सारी नक्काशी है, लिखावट है, वो उकेरी गई है, तो इसको उकेरना बोला जाता है। जो इन अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उनको पुरालेख शास्त्र बोला जाता है, कहा जाता है, जबकि इन अभिलेख की लिपि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि लिपियां अलग अलग हुआ करती थी। लिपि जैसे कि हिंदी की देवनागरी लिपि है, तो ये लिपि है स्क्रिप्ट में, जिसमें हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। ठीक है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों का उपयोग शासकों द्वारा आमतौर पर अपने आदेशों का प्रसार करने के लिए किया जाता था। जैसे कोई शासक किसी भी प्रकार का कोई आदेश देता था तो वो उसको किस प्रकार से, किस माध्यम से देता था? अभिलेखों के माध्यम से देता था। तो इस प्रकार के हमें कई सारे अभिलेख हमारे भारत में हमें अलग अलग मिलते हैं। जैसे अशोक के समय के कई सारे अभिलेख मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। अभिलेख आमतौर पर ठोस सतह पर या स्थानों पर किसी भी ऐसी वस्तुओं पर मिलते हैं। लंबे समय तक अमिटय बनाने के लिए इन्हें ठोस सतहों पर लिखा जाता था। यही कारण है कि काफ़ी सारे अभिलेख आज के समय में भी सुरक्षित हैं, क्योंकि ऐसी ठोस धातु पर लिखे गए जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, जिसका कुछ बिगड़ता नहीं है, खराब नहीं होती है कभी। तो ये अभिलेख हमें आज भी प्राप्त होते हैं। बाकी काफ़ी सारे ऐसे अभिलेख हैं जो मिट्टी के बर्तनों पर लिखे गए, दीवारों पर लिखे गए, तो वो नष्ट भी हो चुके हैं। भाषाएं इनकी अलग अलग रही हैं। संस्कृत भाषा रही है, पाली भाषा रही है, दक्षिण भारत की कुछ भाषाएं रही हैं। तो यहाँ पर ये अभिलेखों के बारे में हमने अभी देखा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो आता है सिक्के, यानी कि मुद्रा। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मुद्रा का चलन कैसे आया, और मुद्रा से पहले हम अपने वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रकार से किया करते थे। तो जब मुद्रा नहीं चलती थी तब भी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, वस्तुओं का वस्तुओं से आदान प्रदान होता था, क्योंकि तब मुद्रा तो थी नहीं। सिक्के या किसी भी प्रकार की धातु का मतलब ऐसा कोई भी चलन नहीं था जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को परचेज कर सकें, खरीद सकें। तो उस समय की जो प्रणाली थी उसको वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जाना जाता था, वस्तु विनिमय व्यवस्था भी कहा जाता था। ऐसे इंग्लिश में ऐसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। पढ़ रखा होगा आप लोगों ने बार्टर सिस्टम के बारे में। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन सकता है आने वाली परीक्षा के लिए। तो बार्टर सिस्टम क्या है? वस्तुओं को वस्तुओं से बदलना। जैसे किसी के पास गेहूं है, एक किसान के पास में, दूसरा किसान चावल वाला है। अब अगर दोनों को एक दूसरे के जो प्रोडक्ट हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी आवश्यकता होगी तो वो अपने सामान की अदला बदली कर लेंगे। ये सामान की जो अदला बदली है यही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी। तो उसके बाद सिक्के आए चलन में। सिक्के जब चलन में आए तो सिक्कों को धातुओं से बनाया जाने लगा। जैसे सोना, चांदी, तांबा, इन धातुओं का इस्तेमाल किया जाता था। इनसे सिक्के निर्मित किए जाते थे। राज्य में और राज्य के बाहर व्यापार करने के लिए इन सिक्कों को चलाया जाता था।
अब ये सिक्के किस प्रकार से पहचाने जाते थे कि किस राजा से संबंधित हैं? कई सिक्कों पर तो राजा के चित्र भी पाए गए हैं, चित्र है, और कब से कब तक राजा का शासन रहा, कब से शासन किया राजा ने, वो सब चीज़ें अंकित हैं। तो इस प्रकार के चिन्हों से हमें ये पता चलता है कि ये सिक्के किस राजा के समय काल में चला करते थे। प्राचीन सिक्कों पर चिन्ह पाए जाते थे। जैसे आज के समय के जो सिक्के हैं उन पर भी चिन्ह होते हैं। जैसे भारत में जैसे एक फसल का चिन्ह बताया जाता है, और आपको अलग प्रकार के चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। सिक्कों का संबंध कहाँ से देखा गया है? 5वीं सदी से देखा गया है, ईसा से पहले 5वीं सदी। उसके पश्चात सिक्कों में थोड़ा बदलाव आया। सिक्कों पर तिथियां, राजा तथा देवताओं के चित्र अंकित किए जाने लगे। आहत सिक्कों के सबसे प्राचीन भंडार कहाँ से मिलते हैं? उत्तर प्रदेश और मगध से मिलते हैं। ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश और मगध से। भारत में स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? किसने चलाई सबसे पहले? हिंदू और यूनानी शासकों ने। इन शासकों ने सिक्कों के निर्माण में डाई विधि का उपयोग किया, रंगों का भी इस्तेमाल किया गया, अलग अलग प्रकार के रंगों के सिक्के भी चलाए गए। इसको डाई विधि कहा जाता है। कुषाण शासकों द्वारा जारी की गई स्वर्ण मुद्राएं सबसे अधिक शुद्ध थी, क्योंकि इसमें सबसे शुद्ध प्रकार के सोने का इस्तेमाल किया जाता था, कम मिलावट होती थी, तो इसकी शुद्धता ज़्यादा थी। गुप्त शासकों द्वारा जो सिक्के चलाए गए उसमें सब ज़्यादा मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। सातवाहन शासकों ने शीशे की मुद्राएं जारी की थी। तो ये अलग अलग प्रकार के सिक्के अलग अलग प्रकार के अलग अलग राजाओं के कार्यकाल में चलाए गए थे। तो यहाँ पर 2 टॉपिक हमारे कवर होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के। एक हमने अभी अभिलेख के बारे में देखा, दूसरा देखा सिक्कों के बारे में, मुद्राओं के बारे में। तीसरा मृदभांड आते हैं, मिट्टी के बनाए हुए बर्तन। इनको तो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन सबसे ज़्यादा पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता से। मिट्टी से बना घड़ा, बर्तन, कटोरा, प्याला, ग्लास आदि मृदभांड की श्रेणी में आते हैं। मृदभांड का जो सामान्य विशेष प्रकार का होना समकालीन प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ समाज के स्तरीकरण का भी संकेत करता है। इसका भी संकेतक है, किस प्रकार के मृदभांड कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर हम देखें तो उसमें भी समाज अलग अलग भागों में विभाजित था। जिस प्रकार से आज ये व्यवस्थाएं हैं, वर्ण व्यवस्थाएं चली आ रही हैं पुराने समय से, इसी प्रकार की समाज में श्रेणी में विभाजित करने की व्यवस्थाएं हुआ करती थी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है हड़प्पा युग का। इसमें काला और लाल बर्तन पाया गया है, मिट्टी के ही बर्तन पाए गए काले और लाल रंग के। प्रारंभिक वैदिक काल में गेरू रंग के बर्तन पाए गए हैं। उत्तर वैदिक काल चित्रित ग्रेवेयर, चित्र भी अंकित किए जाते थे, चित्र भी उकेरे जाते थे। पूर्व मौर्य काल के बर्तन नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, फिर पॉलिश की जाने लगी। मौर्य युग में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, एक जैसे बर्तन ही मृदभांडी मिलते हैं। परवर्ती मौर्य काल में लाल मृदभांड मिले हैं, और गुप्त काल में भी लाल मृदभांड मिले हैं। तो यहाँ पर हमने उपयोगिता किसकी देखी कि मृदभांड किस किस प्रकार के कहाँ से पाए गए और उसमें क्या क्या विभिन्नताएं हैं। अब जो लास्ट टॉपिक हमारा आता है वो है भवन निर्माण। भवन निर्माण को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति पहले क्या थी, इससे हमें ये पता चलती है। मनुष्य की पहले प्रवृत्ति क्या थी कि वो घुमंतू हुआ करता था, जिसको हम एक नॉर्मल साइंस में खाना बदोश भी बोलते हैं, कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर भटकता रहता था क्योंकि उसके लिए कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था और उसका मस्तिष्क इतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था कि वो भवन निर्माण कर सके। तो जहाँ पर उसे अपने लायक वस्तुएं मिलती थी खाने पीने की, रहने की, वो वहाँ पर चला जाया करता था। और जब वहाँ से वो वस्तुएं ख़त्म हो जाती थी तो वो किसी दूसरे जगह की तरफ पलायन कर देता था। तो भवन से हमें क्या पता चलता है कि मनुष्य में एक स्थिरता आई, स्थिरता का प्रमाण मिलता है कि उसने एक स्थायित्व जीवन जीना शुरू कर दिया, घर बना करके रहने लगा, कृषि करने लगा। अब कृषि भी उसने मतलब तभी ज़्यादा उसने करना शुरू किया
जब उसने एक जगह घर बना करके रहना स्टार्ट किया, उसने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। वाणिज्य का विकास हमें पता चलता है यहाँ से, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई थी, क्योंकि हमारे अंदर हमेशा से ही बुद्धि रही है और उसका धीरे धीरे करके हम प्रयोग करते आ रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हमारी बुद्धि और ज़्यादा विकसित होती जा रही है, हमारी स्किल्स डेवलप होती जा रही हैं। तो हमेशा से ही मनुष्य बुद्धिमान रहा है, और जब उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से करना स्टार्ट किया, तो उसने क्या किया, अपने जीवन में एक स्थिरता लेकर के आया वो। तो उसने फिर घर बना करके रहना शुरू किया, फिर उसने कम्युनिटी अपनी डेवलप की, समाज में रहने लगा वो। इस तरीके से मनुष्य क्या बना, एक सामाजिक प्राणी बना। सामाजिक प्राणी वो हमेशा से ही था, लेकिन पुराने समय में अगर देखा जाए तो जो आदिकाल का जो मनुष्य हुआ करता था, उसमें और एक जानवर में, एक पशु में कोई भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। क्योंकि जिस प्रकार से पशु एक भीड़ में चला करते थे, उसी प्रकार से मनुष्य भी रहता था। लेकिन फिर उसने अपने स्थिरता के प्रमाण दिए, उसने ये प्रमाण भी दिए कि वो अपने मस्तिष्क का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकता है। तो यही उसके विकास का सबसे बड़ा कारण है। उसमें जो ग्रोथ हो रही है, उसकी मेंटल ग्रोथ जो हो रही है, सबसे बड़ा उसका रीज़न यही है। अब ये भवन, हमें इसके बारे में हम एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। मौर्यकालीन स्तूप के बारे में हम देख लेंगे। ईंटों से निर्मित होते थे। इनमें प्रस्तर के प्रयोग के आधार पर ही सांची और भरहुत के स्तूपों में मौर्योत्तरकालीन योगदान का भी अध्ययन किया जाता है। यद्यपि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध स्रोतों में बौद्धों का दमन करता बताया गया। पुष्यमित्र ने क्या किया, बौद्धों को, बौद्ध धर्म को दमन करने का, उसको दबाने का कार्य किया था। लेकिन अगर हम सांची के स्तूपों के बारे में देखें, तो उस पर जो उत्कीर्णित हमें लेख मिलते हैं, उनका अगर हम अध्ययन करते हैं, तो ये साफ प्रमाणित होता है कि इसमें शुंग काल में भी ये बनाए गए थे। मौर्यों की तुलना में कलात्मक संवर्धन का प्रमाण भी यहाँ से हमें मिलता है, मतलब कलात्मकता ज़्यादा आ चुकी थी। तो ये 4 टॉपिक आज हमने कवर किए हैं इसमें, पुरातात्विक स्रोत में। सबसे पहले एक बार इसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या है, जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। इंग्लिश में इसको प्री हिस्ट्री भी बोला जाता है। कोई भी लिखित दस्तावेज इसका नहीं मिलता, कहीं पर भी कोई भी रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल इसका नहीं मिलता। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व क्यों है, क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानना समझना भी ज़रूरी है। इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया है, पुरातात्विक स्रोत में, साहित्यिक स्रोत में और विदेशी यात्राओं में। पुरातात्विक स्रोत में हमने यहाँ पर 4 टॉपिक कवर किए। एक अभिलेख, अभिलेख में कहीं पर किसी भी स्तंभों पर, दीवारों पर, ताम्रपत्रों पर जो भी चीज़ें उकेरी जाती थी, उन सभी को अभिलेखों के नाम से ही जाना जाता है। सिक्के यानी कि मुद्रा का चलन। मुद्रा के चलन में हमने एक टॉपिक को और समझा, वस्तु विनिमय प्रणाली को, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से एक्सचेंज करना। फिर जो बाद में इसके टॉपिक है, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन अलग अलग जगह से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट जो मैं आपके लिए क्लास रखूँगी, उसमें मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लेकर के आऊँगी टेस्ट सीरीज़ के साथ में, जिसमें हम इन टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। इसके बाद भवन निर्माण। भवन निर्माण स्थायित्व का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि, तो ये आज हमने 4 टॉपिक कवर किए। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर